बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे मेहमान राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, अनंत विजय जी और समीर चौगांवकर जी, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। हम कांग्रेस की बात कर रहे थे इस ब्रेक से पहले, तो सर ने पूछा राहुल गांधी कहाँ हैं, उन्होंने तो बता दिया 55 दिन से बिहार ही नहीं आए हैं। लेकिन लोग कितनी मोहब्बत है, कहा 55 साल के राहुल गांधी 55 दिन से बिहार नहीं गए। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, कल से मैं देख रहा हूँ जब से ये पैचअप सॉर्ट ऑफ पैचअप हुआ उनके और आरजेडी के बीच में, तो लोगों ने कहा सब राहुल गांधी ही करवा रहे थे भाई पीछे से। तो जो लोग सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी इनएक्टिव है, तो कई लोग उनके हितैषी हैं वो कह रहे हैं राहुल गांधी पूरी तरीके से इन कमांड है और ये सारे फैसले दिल्ली से वही ले रहे थे कि अड़ना, इतनी सीटें मत छोड़ना, इस बार कमजोर सीट मत लेना, जीतने विनेबल सीट लेकर के आना। अब ये तो राम जाने इसमें कितनी सच्चाई है, वो कितने एक्टिव है। लेकिन कुछ फैसले हो रहे हैं जो चर्चा में है। एक जैसे बड़ा फैसला बिहार में कल लिया कांग्रेस पार्टी ने, अविनाश पांडे को चुनाव का प्रभारी बना करके भेजा है। अभी अविनाश पांडे साहब जो है ये भी खासम खास है राहुल गांधी के, लेकिन इससे पहले कृष्णा अलावरू वो थे प्रभारी थे। मेरे ख्याल से प्रभार तो उनसे नहीं लिया गया, लेकिन अविनाश पांडे को भी उतार दिया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी अलायंस पार्टनर्स में तो थी, आरजेडी के लोग तो इनसे बात भी नहीं करते थे कृष्णा अलावरू से। कांग्रेस के लोग खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे इनके सामने, मतलब इनकी मौजूदगी में। तो वीडियोज में लोगों ने कहा तुमने टिकट बांटे, तुम नहीं है क्या। खैर वो नाराजगी में आदमी कुछ भी कहता है, लेकिन अविनाश पांडे के जाने का मतलब क्या। ये जब यूपी में गए थे तो यूपी में अच्छा नतीजा इनको इन्होंने दिलाया। अब जो भी किया हो, लेकिन क्रेडिट तो इनको गया ही था। तो अब बिहार में, और वो भी इतना लेट, अविनाश पांडे को भेजे जाने का मतलब क्या है, ये हम पूछ रहे हैं। और क्या इसका मतलब कृष्णा अलावरू की भूमिका इस चुनाव में अब खत्म हो गई है? अगर ऐसा है तो क्या ये आरजेडी का जवाब था? क्या ये अलायंस पार्टनर्स का एक तरीके का उनकी डील थी कि नहीं अभी ये व्यक्ति जो है ये बिहार में नहीं होना चाहिए आपका नुमाइंदा? क्या इसकी वजह से ऐसा किया गया है? सर क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है निश्चित रूप से अविनाश पांडे को भेजा गया। और जिस तरीके से कृष्णा अलावरू का लगातार विरोध हुआ था, मतलब उसका खुलकर, उसके बाद जिस तरीके से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा गया, फिर उन्होंने लालू प्रसाद तेजस्वी से मिलकर उनको मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी का नाम किया। अब मुझे लगता है कि उनको भेजा गया अविनाश पांडे को। देखिए, अविनाश पांडे नागपुर से मूल से आते हैं बेसिकली ये, और ये वही राहुल बजाज, ये वही अविनाश पांडे जब 2008 का राज्यसभा चुनाव हुआ था तो राहुल बजाज जो उद्योगपति, उनसे 1 वोट से ये हार गए थे, कांग्रेस से लड़े थे। फिर बाद में कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा, उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे, झारखंड के प्रभारी रहे, गांधी परिवार के बहुत विश्वास माने जाते हैं। लेकिन इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान भी, जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब इनको बहुत साइडलाइन कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं देश की राजनीति देख सकता हूँ, दूसरे राज्यों की राजनीति में तो मैं अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन जिस राज्य से मैं राजनीति करता हूँ उस राज्य की राजनीति की मुझे समझ नहीं है। कांग्रेस का ये मानना है, इसलिए मुझे महाराष्ट्र की विधानसभा की राजनीति में कोई बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका नहीं। एक स्टेटमेंट सर, इन्हीं का स्टेटमेंट है अविनाश पांडे का ही, बिहार जब पहुंचे वो सुन लेते, मैं आता हूं। स्पष्ट कर दूं, मैं यहां पर आप लोगों के सामने कांग्रेस का एक नुमाइंदा, एक कार्यकर्ता के रूप में बैठा हुआ, जिसे जो जिम्मेदारी जब जब भी दी गई है मेरे 40-45 वर्ष के राजनीतिक यात्रा में, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना हम सब यहां जितने बैठे हुए हैं हम सब की जिम्मेदारी है। ये चुनाव एक लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें जब जब जो भी जिम्मेदारी, जो भी भूमिकाएं दी जाती हैं, उसे सफलतापूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ निभाने का हम प्रयत्न करेंगे। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि मुझे भेजा गया। मुझ जैसे और भी कई लोग यहां पर कार्य कर रहे हैं। कुछ आपके सामने कैमरे के सामने बैठे हुए, काफी लोग कैमरे के पीछे से काम कर रहे हैं। देखिए, आदमी को भेजा गया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, बयान दिलवाया गया, मतलब आप उसकी प्रेजेंस को स्थापित करना चाहते हैं वहां पे। ये इतना मामूली मामला नहीं था। तो क्यों, मतलब वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां प्रदेश प्रभारी पहले से है, अशोक गहलोत तीसरे आदमी जा चुके, सीनियर आदमी, अब ये चौथे व्यक्ति की एंट्री क्यों? ये देखिए, इसमें ना बहुत ज़्यादा वहाँ की स्टेट यूनिट का भी रोल है। स्टेट यूनिट लगातार कृष्णा अलावरू का जो है विरोध कर रहे थे, यहाँ तक कि वहाँ पर बैनर लेके लोग आए थे कि जो सीट चोर बिहार छोड़ लिखा हुआ था उस पर। तो ये अंदर का जो कांग्रेस के अंदर का विरोध है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे था कृष्णा अलावरू की, और ये विरोध जो है यहाँ पर सेंटर के लीडरशिप पे भी पहुंच गया था। यहाँ तक आरोप लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी की जो वहाँ यात्रा हुई थी उसके बाद जो मोमेंटम बना था उसको कृष्णा ने कहीं ना कहीं डेंट किया, और ये भी बहुत ज्यादा वहाँ पे। कृष्णा ने कैसे डेंट कर दिया? राहुल जी जब जाएंगे ही नहीं बिहार तो कोई क्या करेगा? मैं बता रहा हूँ उसमें जो बातें आ रही, मैं आपको
जो बातें आ रही उसमें ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी से मिले हुए हैं इस तरह से, तो बहुत सारी आरोप उन पे लग रहे थे इस तरह। इसमें सौरभ जी राहुल जी का मसला, इसलिए मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। देखिए, ये कृष्णा अल्लावरू को नेपथ्य में भेजना और अविनाश पांडे को सामने लाना, ये इतना सरल और सहज नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। आप इसमें ये समझिए कि पहले राहुल गांधी की टीम काम कर रही थी। कृष्णा अल्लावरू और राहुल गांधी का एसोसिएशन बहुत पुराना है। और एक और जानकारी दूं कि कृष्णा अल्लावरू एकमात्र ऐसे महासचिव हैं क्रॉस राजनीतिक दल जो वेतन लेते हैं, उनको वेतन मिलता है। और राहुल गांधी के साथ काम करने के बाद राहुल गांधी उनसे प्रभावित होकर उनको बिहार का जिम्मा दिया और कहा कि कांग्रेस को अपने दम पे खड़ा करो। और जो यात्रा थी वो उन्हीं की बनाई हुई थी। और आपको ये भी बता दूं कि पहले जो प्रभारी होते थे पटना की धरती पर उतरते ही सबसे पहले लालू यादव के घर जाते थे, लेकिन ये कभी नहीं गए। बाद में ये हुआ कि जब ये सारा झामा फैला, जब आरजेडी के साथ इनका विरोध हुआ, तब राहुल गांधी की टीम आउट हुई, सोनिया गांधी की टीम की एंट्री होती है। ठीक है, अशोक गहलोत आए, अशोक गहलोत ने समझौता करा दिया। राहुल गांधी की टीम के जितने भी लोग थे, आप कन्हैया कुमार को कहीं देख रहे हैं क्या? वो तो दिखते ही नहीं कहीं। तो आप देखो ध्यान से, अगर आप इसको नुआंस समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से राहुल गांधी की टीम को नेपथ्य में भेजा गया। और फिर जब लगा कि अब अशोक गहलोत सारा मामला संभाल लेंगे, तो फिर से राहुल गांधी की टीम एक्टिव हुई और उन्होंने अविनाश पांडे तो को राहुल यहाँ गांधी भेजा। नेपथ्य में क्यों चले गए? राहुल गांधी और सोनिया गांधी की टीम के बीच का जो विवाद है वो बिहार में हमें इन दो नियुक्तियों और हटाने के बीच में दिखाई देता है। राहुल गांधी क्यों गए, इसका जवाब, इस प्रश्न का उत्तर श्रीमान राहुल गांधी के अलावा इस धरती पर कोई नहीं दे सकता। वो क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? सब तो बड़े बड़े लोगों का नाम ले दिया उन्होंने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की टीम का बीच का मामला बड़े बता लोग दिया। हैं, लेकिन अविनाश जी ने कहा ना कि बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे भी काम कर रहे हैं, तो हो सकता है राहुल जी वहां काम कर रहे हो। ये सही है कि कैप्टन फील्ड में ना हो। सर, अगली खबर बड़ी मजेदार है, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। को है ना, मैं समझता हूँ कृष्णा अल्लावरू के साथ तो जाती हुई होगी जो भी हुआ है, क्योंकि ये सब हो रहा है। लेकिन कृष्णा अल्लावरू को यदि हम समझ रहे हैं कि वो आरजेडी और सबके तालमेल के लिए भेजा गया था, तो ये गलत है। उनको केवल संगठन की जिम्मेदारी और संगठन को ताकत देने के लिए किया गया था, टिकट के लिए वो, और उसमें नाराजगी होती है, उसमें भी कोई बात नहीं। उनको अब रोल लिमिटेड था, वो पूरा वो हो गया। रोल लिमिटेड था उनका। अब मतलब हो सकता था कि उनको रखें, लेकिन रोल उनका ये देखिए साहब, अगली खबर बता रहा हूं सर आपको। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बार बार कहा तेजस्वी यादव ने, ये बीजेपी खा जाएगी इनको, ये जेडीयू को खा जाएगी, नीतीश कुमार को कभी नहीं बनाएगी। प्रशांत किशोर ये कहते फिर रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा चुनाव की बात तय होगा। लेकिन फिर जब ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, खासकर जब उनका फेस सामने कर दिया गया ऑफिशियली तेजस्वी यादव का, तो आपने देखा बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू किया कि हाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। सम्राट चौधरी ने यह बात कही। फिर उसके बाद अभी तक नहीं कह रहे थे खुल के बिहार में, लेकिन मेरे साथ एक प्रोग्राम में संजय झा ने, जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था, बार बार, इतनी आसानी से नहीं बोले, लेकिन जब बार बार कोरेदा तब बोले कि हाँ नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा वैकेंसी नहीं है। चलिए इतना भर तो ठीक था, लेकिन अब ये बात डंके की चोट पे रैलियों में, सभाओं में कही जा रही है। कहने वाले कौन है? संजय झा, जिनको लेकर आरोप ये लगाए, ऑपोजिशन लगाता है कि इन्होंने तो जेडीयू को गिरवी रख दिया, ये जेडीयू के बीजेपी के लिए मतलब बीजेपी के सामने नतमस्तक हो गए ये और उपेंद्र कुशवाहा जो दूसरे अलायंस पार्टनर हैं, एक ही सभा और सेम डायलॉग दोनों का, सेम सर, वर्ड टू वर्ड। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। सुनिए। रिपीट करता हूं और आप भी बोलिएगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। कई बार मीडिया के बंधु पूछते रहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री इस चुनाव के बाद कौन बनेगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से भी, कृपा करके यह सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कहीं से कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, 100%। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, संजय झा कह रहे हैं, तो बीजेपी को सर चिट्ठी लिख के बताई होगी बात इन्होंने ये, या टीवी से ही बताई है?
मुझे लगता है कि अब जितना तेजस्वी को जब से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, तो गठबंधन पर जो एनडीए है उस पर जोर तो इस बात का पड़ ही रहा है, दबाव पड़ ही रहा है। और जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा था, हो सकता है ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी भी हो कि भाई बीजेपी कहे कि आप तो कम से कम कहना शुरू कर दीजिए। यह तो है नहीं कि बीजेपी और इसमें विरोध हो। और मुझे लगता है कि चुनाव आते आते, मतलब जब वोटिंग होगी 6 तारीख को, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी इस स्थिति में आ जाएगी कि किसी दिन प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी या कोई और पार्टी का लीडर नड्डा जी बोले कि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि इतना दबाव वहाँ पर बन जाएगा और वो समझ रहे हैं कि कहीं इसका नुकसान ना हो जाए। यदि ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी नहीं है तो जेडीयू ज़्यादा खुलकर इस बात को करेगी और फिर आप कहेंगे कि ये 2 फाड़ हो रहे हैं क्या, कि बीजेपी और जेडीयू। मैं समझना चाह रहा हूँ, अगर ये दोनों 4 ही अलायंस पार्टनर है 5, तो ये उनमें से 2 लोग अगर ये बात सेम डायलॉग रिपीट कर रहे हैं तो ये सहमति से हो रहा है, या मेरे हिसाब से सहमति से हो रहा है कि भाई एक बार, क्योंकि एकदम आप बैकआउट करें या पीछे हटे, उससे बेहतर है कि ये लोग कहने लगे। लेकिन मुझे भरोसा है, ऐसा लगता है, भरोसा तो क्या कहना चाहिए, कि बीजेपी भी किसी न किसी दिन आकर कह देगी कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। और वैसे समीर जी की बात ज्यादा ठीक है, उपेंद्र जी की बात अंतिम है एनडीए में। एनडीए में उनसे बड़ा नेता कौन है बिहार में? देखिए, मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात ही अंतिम मानी जानी चाहिए, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी किसी रैली में ये बताया नहीं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, अमित शाह जी ने खुलकर नहीं कहा, और 2020 का आप ध्यान दीजिए, अमित शाह जी से 2020 में पूछा गया था तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि जेडीयू की सीटें भारतीय जनता पार्टी से कम आए या ज्यादा आए, नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग इस बार ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ना अमित शाह ने किया है। मुझे लगता है कि ठीक है, स्टेट लीडरशिप जरूर कह रही होगी इस बात को, लेकिन फैसला, अंतिम फैसला तो बिहार का जो चुनाव परिणाम आएगा, सीटों का जो समीकरण होगा उसके बाद तय होगा। और वैसे भी बिहार की राजनीति में तो 3 सिरे हैं, एक नीतीश कुमार है, एक आरजेडी है और एक बीजेपी है। और नीतीश कुमार तो वो सिरा है जो दोनों को पकड़ लेते, वो बीजेपी को भी पकड़ लेते, वो आरजेडी को भी पकड़ लेते। 15% का वोट बैंक नीतीश के पास कम से कम अभी बना हुआ है, तो सीटों का समीकरण तय करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी स्थिति में आती है कि माइनस जेडीयू, चिराग पासवान, बाकी लोगों को लेकर अगर वो सरकार बनाने के करीब पहुंच जाती है, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और अगर ऐसी स्थिति आती है कि नीतीश के बिना कोई विकल्प नहीं हो, नीतीश आरजेडी के साथ सरकार बना लेंगे, अगर चले जाते हैं, तो फिर मजबूरन कुछ समय के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 14 नवंबर के परिणामों का इंतजार करेगी, उसके बाद तय करेगी कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। ठीक है, चले। बिहार में आज से छठ की भी शुरुआत हो गई है। अब सिर्फ बिहार ही क्यों, अब तो बिहार, झारखंड, दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र, 10 दर्जन भर राज्यों में हमारे देश के अब छठ मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा कल मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान का जितना डिफेंस बजट है उसका आधा भारत तो मतलब छठ पे खर्च कर देता है। कि छठ हमारे यहाँ कितने बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला पर्व बन गया है, ये समझिए आप। लेकिन पाकिस्तान में जितना डिफेंस बजट होता है उसका आधा ही खर्च होता है वहां पर। नहीं, वहां पे बजट की ही तो प्रॉब्लम हो गई। की बात 2 बजे। देखिए, आज लेकिन छठ महापर्व का दूसरा दिन है, मतलब नहाए खाए वाला दिन है, और कल डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और फिर मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ देकर के छठ समापन हो जाएगा। अब इन 3 दिनों में बिहार में रैलियां नहीं हो रही हैं, नेता घाट घाट घूम रहे हैं लोगों से जनसंपर्क करने के लिए। एक सीरियस डिस्कशन हम यहां छेड़ते हैं। प्रशांत किशोर ने एक बात कही, छठ के बहाने उन्होंने नौजवानों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि अगर मेरी पार्टी की सरकार आप बना दें तो किसी युवा को छठ के वक्त अपने घर के बाहर नहीं रहना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं यहाँ दिल्ली से तो मुंबई से, ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। अब आप वाकई आप सोचिए, ये जो हम जैसे बहुत किस्मत वाले लोग हैं जो रोज अपने घर से निकलते हैं, काम पे आते हैं, फिर रोज अपने परिवार के साथ घर में होते हैं। लोग महीनों किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में हजार किलोमीटर दूर वहाँ काम कर रहे हैं, साल में शायद 1 या 2 बार घर आ पाते हैं, उसमें से छठ एक बड़ा मौका होता है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि बिहार में ऐसी परिस्थिति बने कि ये लाखों लोग अपने परिवार के साथ रह पाएं? ये सवाल प्रशांत किशोर ने उठाया है, सुनिए। इस बार जो लोग छठ में घर आ गए, अगर 11 तारीख को स्कूल का बस्ता छाप पर आपने बटन दबाया, जन स्वराज का सरकार बना, तब कोई लड़का यहाँ से बाहर मजदूरी करने नहीं जाएगा। सब लोग तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं। जन समर्थन हमको नहीं है, जन समर्थन इस बात के लिए है कि बिहार में जो बच्चे भी छठ में वापस लौटे हैं, ये वापस मजदूरी करने नहीं जाना चाहते हैं। इनको यहीं पर बिहार में रोजगार होना चाहिए। और इसीलिए आप देख रहे हैं, रात में अभी हम लोग रास्ते में आ रहे हैं, बगल में आप देखे होंगे किसी का चुनाव कार्यालय, 5 आदमी नहीं है। यहाँ देख लीजिए, पूरा रूनी सैदपुर
रोड पर उतरा हुआ है। आप देख लो, आप देख लीजिए कि हवा का रुख किधर है। अब बीजेपी के लोगों से बात कीजिए या एनडीए के लोगों से, वो कहते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार तो अब बनी है ना, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, बात सही है, और उसमें 17 वर्ष के करीब रही भारतीय जनता पार्टी भी साथ में, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब डबल इंजन की बात होती है। इस चुनाव में भी ये कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार बनने दीजिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार को इतना मौका नहीं मिला। भाई 14 में मोदी जी आए, 15 में नीतीश जी के गठबंधन से बाहर चले गए, और उसके बाद फिर वो 17 में फिर इधर आए, 20 का चुनाव 19 का चुनाव साथ में लड़ा, फिर साल डेढ़ साल के बाद फिर उधर चले गए। तो मतलब कोई 5 साल का टर्म ऐसा नहीं है जिसमें मोदी और नीतीश कुमार एज चीफ मिनिस्टर एज प्राइम मिनिस्टर रहे हो। ये बीजेपी की एक पिच है कि ऐसा मौका इस बार दीजिए हमको कि हम, और नीतीश जी चूंकि हर रैली में कह रहे हैं अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम नहीं जाएंगे कहीं, तो वो ये कह रहे हैं कि आप 5 साल हमको दीजिए, हम ऐसा माहौल अब प्रदेश में बनाएंगे कि पलायन रुक पाए। सर, ये इस पिच में कोई दम है 20 साल नीतीश जी के सीएम होने के बावजूद? देखिए, जहां तक नीतीश जी का सवाल है तो उनकी पार्टी में ही यू लगा हुआ है सर, JDU, तो यू टर्न तो लेते रहते हैं वो। क्या गारंटी इस बात की है कि नीतीश कुमार जी इस बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे? जैसा समीर जी किंतु परंतु और एक समीकरण बना रहे थे, तो इस बात की गारंटी हो या ना हो, मुझे तो लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस स्थिति में होगी, जो मेरा आकलन है कि उस सरकार कोई भी कहीं चला जाए, भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर नहीं होगी। ऐसा आज के डेट में मुझे लग रहा है कि मतलब कल मुझे कांग्रेस के एक महासचिव से बात हो रही थी, मैंने कहीं अन्यत्र भी ये बात कही कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में एनडीए को 160 सीटें आ रही हैं, इसीलिए राहुल गांधी जी बहुत उत्साहित नहीं है बिहार जाने के लिए। तो संभव है, मैं उस पर नहीं जाता क्योंकि मैं सीटों के मैं मतलब सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, इसलिए नहीं बताता हूं, लेकिन जो बिहार में इस वक्त जमीन पर स्थिति है सौरभ जी, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो चुनाव अभी वहां शुरू ही नहीं हो रहा है। गोपालगंज जैसे शहर में, जहां की लालू यादव उनके साले साधु यादव रहे और पिछले 20-22 साल से जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने जा रहे हैं, वहां किसी प्रकार का ना एक पोस्टर ना एक बैनर, मुझे मतलब 2 दिन घूमा हुआ है, AIMIM का एक जीप दिखाई दिया और एक प्रशांत किशोर की जीप दिखाई दी, जिसमें सिर्फ ड्राइवर था और लाउड स्पीकर पर बज रहा था प्रशांत किशोर जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद। तो ये तमाम चीजें इस ओर इंगित कर रही हैं कि बिहार में चुनाव जो मोमेंटो पकड़ेगा छठ पूजा के बाद, मतलब आज जैसे खरना है, कल पहला अर्घ है, उसके बाद दूसरा अर्घ होगा, तो मुझे बीजेपी सरकार में होगी ही ऐसा, बीजेपी सरकार में होगी। आप कुछ डेटा, क्योंकि कल भी हम लोग ने बहुत बात की थी और ये बात होनी चाहिए, कोई तो मुद्दे उठा रहा है, ये बात सही है। जैसे बिहार का नेशनल जीडीपी में जो शेयर था 90 से 95 के बीच में, वो 2.2% था, मात्र 2.2%, और आबादी देख लीजिएगा कितनी, 140 करोड़ आबादी में कितनी, 15 करोड़ आबादी होगी, 15 करोड़ बिहारी, 15 करोड़ की आबादी, ठीक। और लेकिन नीतीश जी के 2.2 था राबड़ी देवी और लालू जी के शासन में, नीतीश जी ने उसको बढ़ाया, लेकिन कितना, 2.2 से 2.7 ही कर पाए, 2.7% शेयर है नेशनल जीडीपी में। अगर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहाँ चला गया? अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं झारखंड था तब, जब तक बिहार के साथ, तो बोकारो, जमशेदपुर, माइनिंग है ना, रांची, सब कुछ था, हाँ, अब वो भी चला गया यहाँ से। पर देखिए, तो इंडस्ट्री नहीं है। देखिए आप, मैं बहुत बार बिहार गया हूँ, 1998 से मैं लगातार बिहार गया हूँ, और ये कोई नहीं कह सकता कि बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ। तब आप पटना से गया जाते थे तो आपको पता चल जाता था कि भाई बिल्कुल जो है सड़क कहाँ गायब है, और आज अगर आप जाएं तो आपको बाकायदा अच्छी सड़कें दिखाई देती है। और यही नहीं, अगर आप गांव के इलाकों में भी जाएंगे तो आपको बेहतर सड़कें और बेहतर सुविधाएं जो हैं वो दिखाई देती है बिहार में। जॉब सर, नौकरियां, हाँ, इंडस्ट्री, देखिए इंडस्ट्री, बिहार किसी भी जगह पे इंडस्ट्री आने में, अब हम कहें जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री क्यों नहीं कम है? इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होता है, और ऐसा नहीं है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जैसे जैसे बेहतर हो रही थी वहां पर लोग जाके काम भी कर रहे थे। और दूसरा, बिहार की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा लोग बाहर काम करते हैं, उसमें भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। उसमें भी लोग जो है अब जो है बिहार से, जरूरी मैं मानता हूं कि वहां से माइग्रेशन काफी है, लेकिन फिर भी बिहार में अब जो काम धंधे हैं वो बड़े हैं। ऐसा नहीं कि बिहार में ये सारी चीजें नहीं हैं। तेजस्वी यादव क्या कार्ड खेल रहे हैं वो भी आप देख लें। भाई जाति तो हर पार्टी के हिसाब से इस बार सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है ही। अब उन्होंने आज एक नया ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बन गई, मतलब तेजस्वी सरकार बन गई, तो खास तौर पर 4 जातियों का नाम लिया उन्होंने, ओनली 4,
नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, इस समुदाय के लोगों को 5-5 लाख रुपए की बिना ब्याज मदद की जाएगी और साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगना किया जाएगा। तो ये 4 ही जाति की बात वो क्यों कर रहे थे, ये मैं थोड़ा समझना चाह रहा था सर, कुछ इसका। बढ़ई, लोहार, कुम्हार, वो देखिए रूरल, मेरे को जहां तक मुझे समझ आता है, विजय जी और बताएंगे कि रूरल जो एरिया है, जब वो पंचायत की बात करते हैं कि मैं पंचायती जो लोग पंचायत से जुड़े हुए हैं, जो अधिकारी हैं, उनको उनका भत्ता बढ़ाऊंगा, जब वो ये कहते हैं कि मैं इतना पैसा उनको दूंगा, तो ये सारे प्रलोभन वो भी दे रहे हैं जो कि एनडीए या फिर आरजेडी दे रही है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि अब योजनाएं भी जातियों के हिसाब से बनेंगी, क्योंकि सेंटर में भी ऐसी स्कीम लाई गई थी, विश्वकर्मा योजना। बिल्कुल है, ये उसी की तरफ है ना, ये नॉन एग्रो जो है, एग्रीकल्चर कास्ट है वो है, बढ़ई है, लोहार है, कुम्हार है, नाई है, ये किसानी में नहीं है, खेती किसानी में नहीं है, तो उनके लिए एक अलग तरीके से प्लान किया जाए। तो जाति के आधार पर ही इसको यूज समझ लीजिए, एक कृषि आधारित लोग हैं, एक नॉन कृषि वाले हैं, नॉन एग्रो वाले लोग हैं, तो ये नॉन एग्रो वाले लोगों के लिए उस तरह की मदद की बात की जा रही है। उसका कितना फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा नहीं होगा, ये तो अलग बात है। जैसे आपने ठीक जिक्र किया कि विश्वकर्मा का भी फोकस वही था कि भाई जो नॉन एग्रो वाली जो कास्ट एक्चुअली हुनर जिनके पास कोई हाथ का हुनर जिनके पास होता है, उनके लिए ये योजना। ठीक है। अब एक मैं आपको इसमें एक पॉइंट खाली जोड़ना चाहूंगा कि ये जो चारों जाति है वो ईसीबी में आती है सर, और आरजेडी के साथ समस्या यही है कि जो उनके साथ डोमिनेंट यादव कास्ट है उनकी और ईसीबी की बनती नहीं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट ईबीसी को लाने के लिए ये एक चुनावी शिगुफा छोड़ा गया है। नहीं तो पीएम विश्वकर्मा योजना जिसकी आप लोग चर्चा कर रहे हैं उस तो पहले से उपलब्ध है, पहले से मौजूद है। तो इन 4 जातियों को अपने पाले में, क्योंकि आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधन में वोटों की संख्या में सिर्फ 12,000 का अंतर था, 12-13,000 वोटों का अंतर था। तो ईसीबी की इन 4 जातियों को अपने पाले में लाने के लिए ये उनको एक जो कहते हैं रेवड़ी टाइप दिया गया। सर अब अंत में आज हम कोशिश करते हैं कोई एक सर्वे जो है दिखाएं। आज सर्वे तो नहीं है लेकिन एक पोल ऑफ पोल है, मतलब हाल फिलहाल में जितने सर्वे आए उनका एक औसत अगर हम बताएं, जो ट्रेंड बताएगा आपको, तो आप पता नहीं कि आप लोग कितना सहमत होंगे। एनडीए 110 बहुमत से 12 कम, महागठबंधन 98 मतलब एनडीए से 12 पीछे, और यहां जो सरप्राइजिंग मुझे लगा जनसुराज 24 सीटें, 110, 98, 24 और किसी को बहुमत नहीं, मतलब किंग मेकर जनसुराज। सर सहमत है? निश्चित रूप से मुझे लग रहा है इससे सहमत हैं आप? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे इस चुनाव के अंदर, और मैं इस बात को, मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर 20 से लेकर 40 सीटों के बीच में कहीं इस बार वो जा सकते हैं। मेरे को भी ये लगता है कि प्रशांत किशोर जो है वो कई सीटों पे स्पॉइलर होंगे, और वो सीटों में जो बदलाव होगा उसके कारण आपको प्रशांत किशोर जो है एनडीए अहेड बट मेजॉरिटी नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है। और इसमें भी ये है कि नहीं बोलेंगे, सब बोलेंगे। मुझे लगता है प्रशांत किशोर ऐसे फैक्टर बनेंगे जो कि किसी की सरकार बना। सर आप बोलिए। ये प्रश्न मैंने बिहार के अपने दौरे में पूछा, तो एक बुजुर्ग ने कहा कि बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, देश में केजरीवाल पे भरोसा करके देख लिया उसने, दूसरे केजरीवाल पे भरोसा अब नहीं होने जा रहा है। 22 केजरीवाल ने 11 के पहले 22 साल पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह पे भरोसा किया था, उसके बाद केजरीवाल पे भरोसा किया, इस बार प्रशांत किशोर पर भरोसा। एनडीए को मेजॉरिटी मिलेगी? मुझे लगता है एनडीए को क्लियर कट मेजॉरिटी होगी। नहीं, प्रशांत किशोर स्पॉइलर तो हो सकते हैं, नहीं इतने की हंग कर दें असेंबली। विजय जी बहुत सेफ खेलते हैं, स्पॉइलर के तौर पर वो हो सकते हैं, लेकिन नहीं स्पॉइलर हो सकते हैं कि कौन सी सीटों पर कोई बदल जाए नतीजे, लेकिन वो 24 सीटें लाएंगे। यदि ऐसा हो गया तो फिर तो हंग असेंबली होने, लेकिन मुझे किसी हालत में नहीं लगता कि 24 सीटें उनको मिलेंगी। चलें सर, ब्रेक का समय हो गया सर, आगे बात कर लेंगे। हाँ, बिहार की जनता भी गजब है, अनंत कुमार पे भरोसा करेगी, आनंद मोहन पे करेगी, प्रशांत किशोर पे नहीं करेगी।